हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के बारे में डिटेल्स देखेंगे और साथ ही भारत की बायोडाइवर्सिटी का क्या स्टेटस है वो भी जानेंगे तथा विभिन्न जंतुओं और पेड़ पौधों को दिए जाने वाले IUCN स्टेटस के बारे में भी डिटेल देखेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं कि जैव विविधता क्या होती है। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की परिभाषा दी गई थी। इसके अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे अंतरक्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिकी समूहों जिनके ये भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। इनमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न जातियों के मध्य विविधता और पारिस्थितिकी विविधता शामिल होती है। अब ये तो परिभाषा थी। सिंपल शब्दों में समझें तो बायोडाइवर्सिटी का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों की संख्या से होता है और इसका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों और सूक्ष्म जीवों से भी होता है। हाँ, लेकिन यहाँ हम सिर्फ जीवों की डाइवर्सिटी नहीं देखते, बल्कि बायोडाइवर्सिटी में उनके आसपास के पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। अब इसी में एक टर्म आता है हॉटस्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी। तो विश्व में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर प्रजातियों की अत्यधिक संख्या होती है। इन अत्यधिक संख्या वाले क्षेत्रों को हॉटस्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं और वर्ल्ड के 60% उभयचर पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे इन्हीं क्षेत्रों में निवास करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में प्रजातियों की विविधताएं और उनके जीवन में परिवर्तन को भी दर्शाया जाता है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी प्रकृति और जीवों के संपोषणीय विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या जैविक विविधता से लिया गया है। माना जाता है कि 1980 में E.S. नॉर्से और I.E. मैकमैनस ने जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था और बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग G. रोजन ने 1985 में किया था। चलिए आगे टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैविक विविधता के विभिन्न प्रकारों को जानते हैं। बायोडाइवर्सिटी का अध्ययन समुदाय के आधार पर, प्रजाति के आधार पर और प्रजातियों की आनुवंशिकता के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं आनुवंशिक विविधता के बारे में या जेनेटिक डाइवर्सिटी। किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को ही आनुवंशिक विविधता कहते हैं। ये परिवर्तन पर्यावरण में आने वाले चेंजेस के चलते टाइम के साथ देखा जाता है, क्योंकि जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो वनस्पति और जीव जंतु भी सर्वाइव करने के लिए अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल अनुकूलित कर लेते हैं, जिससे उनके जीन में भी परिवर्तन देखने मिलता है। एक ही प्रजाति के वनस्पति जीव जंतु के रूप और गुणसूत्रों में समानता होती है, जो निर्धारित करती है कि वे कहाँ और किस प्रकार के दिखेंगे। इसमें ही एक पॉइंट आता है जीन पूल। एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन पूल कहा जाता है। पेड़ पौधे और जीव जंतु के जीनों की संख्या का अनुमान जीनोम विश्लेषण या जीन सीक्वेंसिंग के माध्यम से किया जाता है। अब आगे बायोडाइवर्सिटी का अगला टाइप है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी या प्रजाति विविधता। तो यहाँ किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता स्पीसीज डाइवर्सिटी कहलाती है। इसमें देखा जाता है कि किसी भी समुदाय में कितनी अत्यधिक प्रजातियां निवास कर रही हैं और किसी भी समुदाय में जितनी अधिक प्रजातियां होती हैं, मतलब जितनी अधिक प्रजाति विविधता होती है, तो वहाँ पर खाद्य श्रृंखला और भी जटिल होती जाती है, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड चेन देखने मिलती है, जो कि रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। अब यहाँ स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी किसी भी क्षेत्र या उस स्थान के क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। जहाँ क्षेत्रफल बढ़ता है वहीं प्रजाति विविधता भी बढ़ने लगती है। अब जलवायु परिवर्तन के कारण ही जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि के समुदायों में प्रजाति विविधता देखने मिलती है। जीव जंतुओं की प्रजातियों में वृद्धि पर्यावरण की उत्पादकता और स्थिरता को और मजबूत करती है। बायोडाइवर्सिटी का अगला टाइप है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यहाँ एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति के बीच जो विविधता देखने मिलती है वही सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता कहलाती है। मतलब अलग अलग समुदाय अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र में निवास करते हैं, तो किसी क्षेत्र में अलग अलग पारितंत्र पाए जा रहे हैं तो उसकी सामुदायिक विविधता या पारितंत्रीय विविधता सर्वाधिक होगी। अब यह सामुदायिक विविधता आवास, निकेत आदि के प्रकारों और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं जैसे पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह आदि में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। सामुदायिक जैव विविधता भी अत्यधिक उत्पादक और स्थिर पारितंत्र का निर्माण करती है, जो कि प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। अब अगले टॉपिक में मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के मापन की बात करते हैं।
जैव विविधता के मापन में हम प्रजातियों की संख्या और उनकी समृद्धि का आकलन करते हैं। इसमें दो चीजें देखते हैं, रिचनेस और इवननेस। रिचनेस या प्रचुरता का मतलब होता है कि समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कितनी संख्या उपस्थित है, और इवननेस या समता का मतलब होता है कि पारितंत्र में प्रजातियों के मध्य कितनी समता मौजूद है। यदि समता कम होती है और भिन्नता अधिक होती है तो उस क्षेत्र में कुछ प्रजातियों का प्रभाव या डोमिनेंस अधिक हो सकता है। अब जैव विविधता को मापने की 3 विधियां हैं। इसमें हम अल्फा, बीटा और गामा विविधता की बात करेंगे। सबसे पहला है अल्फा विविधता। इस मापन की विधि में किसी निश्चित क्षेत्र के समुदाय या पारितंत्र की जैव विविधता को देखा जाता है। इसमें सामुदायिक या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताया जाता है। यहाँ एक समुदाय में कुल प्रजातियों की संख्या और उन प्रजातियों में आनुवंशिक आधार पर पाई जाने वाली समरूपता का आकलन किया जाता है। अल्फा मापन द्वारा प्रजातियों की संख्या का आकलन करने से उनकी संख्या में वृद्धि और समृद्धि का भी आकलन हो जाता है। अब दूसरा आता है बीटा विविधता। इसमें पर्यावरणीय प्रवणता या एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। इसमें समुदाय के विशिष्ट प्रजातियों की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि किसी समुदाय में प्रजातियों का कितना पलायन हुआ है। ये होता क्या है कि जलवायु परिवर्तन के साथ आवास या समुदाय की पर्यावरणीय दशाएं भी बदलती हैं, तो इसी के चलते विभिन्न प्रजातियां भी अनुकूलन के साथ परिवर्तित होती हैं। ये परिवर्तित प्रजातियां अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने के लिए एक समुदाय से दूसरे समुदाय की ओर प्रतिस्थापन करने लगती हैं। तो आवास और समुदायों के एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापन होने की दर ही बीटा विविधता कहलाती है। मतलब यहाँ अनुकूलन के थ्रू होने वाले परिवर्तन को बताया जा रहा है बीटा विविधता में। अगला और तीसरा मेथड है गामा विविधता। इसमें भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की प्रचुरता को बताया जाता है। मतलब यहाँ पर विभिन्न आवासों की विषमता और भिन्नता का पता चलता है। अब गामा विविधता को अल्फा और बीटा विविधता का गुणनफल भी माना जाता है। अब आगे देखते हैं जैविक विविधता की प्रवणता या ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो विभिन्न अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आने पर और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर देखने मिलता है। इसे ही जैविक विविधता की प्रवणता कहते हैं। ये सामान्यतः उस क्षेत्र की पर्यावरणीय या भौगोलिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। पर्वतीय क्षेत्र में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ जैव विविधता में कमी देखने मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। तापमान में कमी पर्वतीय क्षेत्रों में जैव विविधता की भिन्नता का बड़ा कारण है। अब आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का महत्व किन क्षेत्रों में है। तो जैव विविधता मनुष्य को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है मनुष्य जैव विविधता के माध्यम से, जहाँ इसे जीव जंतुओं वनस्पतियों से भोजन, आवास के लिए जरूरी संसाधन, कपड़े, औषधि, रबर, इमारती लकड़ी आदि प्राप्त होती है। फिर वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए भी और नवाचारों के लिए आवश्यक संसाधन भी प्राप्त होते हैं। और जैव विविधता समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। अब बायोडाइवर्सिटी के कुछ अन्य महत्व इस प्रकार हैं। पहला है उत्पादक स्रोत। मतलब जैव विविधता एक प्रकार से विभिन्न खाद्य पदार्थों, दवाइयों आदि के नेचुरल सोर्सेस का उत्पादन करता है। यहाँ मृदा, विभिन्न जीव आपस में अंतरक्रिया के माध्यम से उत्पादन में सहायता करते हैं। दूसरा महत्व है औषधियों में। तो यहाँ से औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। तीसरा है सौंदर्य परक महत्व में। मतलब यहाँ से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। फोर्थ है सामाजिक या पारितंत्र के महत्व में। तो जैव विविधता स्थिर और स्वस्थ पारितंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल निभाती है। फिफ्थ महत्व है कृषि में जैव विविधता का महत्व। तो बायोडाइवर्सिटी कृषि के लिए आनुवंशिक पदार्थों का भी स्रोत होता है जो उत्पादन को भी बढ़ाती है। तो ये थे जैव विविधता के विभिन्न महत्व। अब आगे बात करते हैं जैव विविधता को होने वाले विभिन्न खतरों के बारे में। तो मानवीय गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण का स्तर, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन आदि ने जैव विविधता को बड़े तरीके से प्रभावित किया है। इसमें विभिन्न जीवों के आवासों का नष्ट होना, विदेशी प्रजातियों का जैव विविधता में प्रवेश करके स्थानीय प्रजातियों को प्रभावित करना, फिर विभिन्न प्रदूषण के माध्यम से पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मनुष्यों आदि के स्वास्थ्य और विभिन्न गतिविधियों में परिवर्तन का आना, जनसंख्या वृद्धि और गरीबी में वृद्धि का होना, और अन्य प्राकृतिक कारणों में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, वनाग्नि और बीमारी के कारण जीवों और वनस्पति की प्रजातियों का लुप्त होना, प्राकृतिक आपदाएं, आवासों में विखंडन आदि ये सभी ऐसे कारण हैं जिसमें जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होता है। और इसके अलावा जानवरों के अवैध शिकार, तस्करी, जल संसाधनों से छेड़छाड़, कृषि क्षेत्रों का विस्तार, तटीय क्षेत्रों का नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन आदि भी कुछ कारण हैं जो जैव विविधता के प्रति खतरा उत्पन्न करते हैं। तो ये सारी बातें थी बायोडाइवर्सिटी के बारे में।
अब आज के अगले टॉपिक में बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया या भारत में जैव विविधता के बारे में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थलाकृतियों और पारितंत्रों में विविधता देखने मिलती है, इसलिए यहाँ की जैव विविधता भी समृद्ध है। ये विश्व के विविधता बाहुल्य क्षेत्रों में से एक है और विश्व के कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भारत को भी शामिल किया गया है। विश्व के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की दृष्टि से भारत अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है। अब यहाँ पर मैं ऐसे डाटा नहीं बता रहा हूँ कि कितनी प्रजातियाँ हैं या फिर कितने पेड़ पौधे मौजूद हैं यहाँ, वो करंट के टॉपिक हैं, चेंज होते रहते हैं। तो अब ट्रेडिशनल टॉपिक में हम भारत के विभिन्न बायोडाइवर्सिटी एरियाज या जैव विविधता क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। इसमें हम 3 तरह के क्षेत्रों को डिस्कस करेंगे। पहला भारत के विभिन्न प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र, दूसरा समुद्री जैव विविधता के क्षेत्र और तीसरा भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो सबसे पहले देखते हैं मेजर हॉटस्पॉट रीजन ऑफ इंडिया। विश्व में कुछ ऐसे जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं जहां प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इन्हें ही हॉटस्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। पूरे विश्व में कुल 35 हॉटस्पॉट रीजन है, जो वर्ल्ड के कुल 2.3% भाग पर विस्तृत हैं। विश्व की 60% प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती हैं। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। विश्व के इन विविधता बाहुल्य क्षेत्रों की सूची में भारत के 4 क्षेत्र मौजूद हैं। इसमें पहला है इंडो वर्मा रीजन, दूसरा हिमालयन रीजन, तीसरा वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका और फोर्थ है निकोबार द्वीप का सुंडरलैंड रीजन। अब भारत जैव विविधता हॉटस्पॉट में 16.86% का क्षेत्र कवर करता है टोटल विश्व के हॉटस्पॉट्स का, और इसमें भी भारत में सर्वाधिक 64.95% पश्चिमी घाट के हैं, 44.37% हिमालयन क्षेत्र है, 5.13% इंडो वर्मा रीजन है और 1.28% सुंडरलैंड हॉटस्पॉट है। हाँ, लेकिन संरक्षित क्षेत्रों में इन हॉटस्पॉट क्षेत्र के 70% से भी कम क्षेत्र शामिल हैं, जो कि जैव विविधता सम्मेलन 2010 के आईची लक्ष्यों से काफ़ी कम है। अब यहाँ पर भी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सबसे अधिक मानव जनसंख्या घनत्व भारत के पश्चिमी घाट में है, जहाँ व्यक्तियों की संख्या 300 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में है। इससे यह क्षेत्र प्रभावित भी होता है। इसके अलावा हिमालयन क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की स्थानीय दर वैश्विक दर से अधिक है, जो यहाँ पर प्रभाव डालती है। फिर इंडो वर्मा हॉटस्पॉट क्षेत्र का अधिकतर वनस्पति आच्छादित क्षेत्र उच्च स्तरीय वन विखंडन को दर्शाता है। इसके अलावा विभिन्न आपदाओं जैसे हिंद महासागर में आई सुनामी ने अंडमान निकोबार के वन क्षेत्र को प्रभावित किया और नष्ट कर दिया। इसके अलावा आक्रामक प्रजातियों के अतिक्रमण, जंगलों की आग, सूखे आदि के कारण भी हॉटस्पॉट क्षेत्र की जैव विविधता और वहाँ की वनस्पतियाँ अत्यधिक प्रभावित होती हैं। अब आगे बात करते हैं भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में। बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। जैव भौगोलिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां जंतुओं और पौधों की प्रजातियों के लक्षणों और वितरण में विश्व के अन्य क्षेत्रों से विशिष्टता पाई जाती है, मतलब अन्य क्षेत्रों से अलग होते हैं ये। भारत में विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु में भिन्नता के कारण जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों में भी विविधता पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, जिसमें जलवायु, स्थलाकृति, मृदा आदि में भिन्नता पाई जाती है। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम, लद्दाख पर्वत, तिब्बत का पठार आदि आते हैं। दूसरा हिमालय, जिसमें उत्तर पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी हिमालय आता है। तीसरा मरुस्थल, जिसमें थार का मरुस्थल, कच्छ का रण आदि आते हैं। चौथा पश्चिमी घाट, जिसमें मालाबार का मैदान और पश्चिमी घाट आते हैं। पांचवा दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड और छोटा नागपुर का पठार, पूर्वी उच्च भूमि, केंद्रीय पठारी क्षेत्र और दक्षिण दक्कन का पठार आते हैं। फिर छठवां है अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसमें पंजाब का मैदान और गुजरात का मैदानी क्षेत्र आता है। सातवां है गंगा का मैदानी भाग, जिसमें गंगा का उच्च और निम्न मैदानी क्षेत्र आते हैं। आठवां भाग है तटीय क्षेत्र, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी तट तथा लक्षद्वीप आते हैं। फिर नौवां है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें ब्रह्मपुत्र की घाटी, उत्तर पूर्व की चोटियां आती हैं। फिर अंतिम और 10वां आता है द्वीप समूह। इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया जाता है। अब आगे भारत की जंतु जैव विविधता या फोना डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। जंतु विविधता से आशय विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की प्रजातियों में विविधता से है। फोना डाइवर्सिटी भी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अंतर होने के कारण और पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर होने के कारण अलग अलग रूप में बहुलता से पाई जाती है। लेकिन ये भी आवासों के ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण आदि के कारण कई प्रजातियां इसमें संकटापन्न और विलुप्त हो चुकी हैं। विश्व के विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसीज एवं निजी संगठन जंतुओं की प्रजातियों की स्थिति का आकलन करने के लिए अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित करते हैं।
अब विश्व में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कशेरुकी जंतु या वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म और दूसरा है अकशेरुकी जंतु या इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म। इसमें रीढ़ की हड्डी होने और ना होने का अंतर होता है। कशेरुकी जंतुओं में मछलियाँ, एव्स या पक्षी, मैमल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आदि आते हैं, और अकशेरुकी जंतुओं में आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, नेमेटोड्स आदि आते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं रेड डेटा बुक ऑफ IUCN के बारे में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम तथा द स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर पिछले 50 वर्षों से प्रजातियों और प्रजातियों की, उनकी किस्मों की और वैश्विक स्तर पर चुनी गई जनसंख्या के संरक्षण की स्थिति और प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे को उजागर करता है तथा उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। अब प्रजातियों की स्थिति को दर्शाने और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों को निर्दिष्ट करने के लिए IUCN ने रेड डाटा बुक का प्रकाशन शुरू किया। यहाँ पादपों, कवकों, जंतुओं आदि का IUCN रेड लिस्ट में मूल्यांकन या अंकन किया जाता है। ये पादप, कवक और जंतु ही आनुवंशिक विविधता के धारक और पारितंत्र को क्रियाशील रखने वाले कारक होते हैं। अब IUCN अपनी रेड लिस्ट में प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में बांटता है। इनकी श्रेणियों का निर्धारण प्रजातियों की संख्या में गिरावट, भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर किया जाता है। अब ये श्रेणियां इस प्रकार हैं। पहला है एक्सटिंक्ट। इसमें वे प्रजाति आती हैं जिसका कोई भी सदस्य जीवित ना हो और विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो। दूसरा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जिन प्रजाति की समस्त प्रजातियां उनके प्राकृतिक आवास से समाप्त हो गई हों और कई प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर चिड़ियाघरों या अन्य कृत्रिम आवासों में रखा गया हो। तीसरा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। इन प्रजातियों में उनके प्राकृतिक आवासों से उनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ होता है। इसमें भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में वे प्रजातियां आती हैं यदि 10 वर्षों में प्रजातियों की संख्या में 90% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, यदि प्रजातियों की जनसंख्या 250 से कम हो और 3 वर्षों में 25% की कमी आ रही हो और केवल 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या शेष हो, 10 वर्षों में 50% तक प्रजातियों के लुप्त होने की प्रायिकता हो या विभिन्न प्रजातियां लुप्त होने या विलोपित होने की कगार पर ही हों, इन्हें क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया जाता है। फोर्थ आता है एंडेंजर्ड लिस्ट। इसमें भी प्रजातियों का वनों से लुप्त होने का खतरा बना रहता है, लेकिन 10 वर्षों में प्रजातियों में 70% जनसंख्या की कमी देखी जाती है, फिर केवल 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य संख्या शेष हो इनकी, या 20 वर्षों में 20% प्रजातियों के विलुप्त होने की आशंका हो, फिर प्रजातियों की जनसंख्या 250 से कम हो और 5 वर्षों के अंदर 20% की कमी होने की संभावना हो उनमें। ये प्रजातियां एंडेंजर्ड लिस्ट में आती हैं। फिर अगला है वल्नरेबल। इसमें प्रजातियों की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना होती है और इसके अलावा 10 वर्षों में 50% से अधिक जनसंख्या में कमी आई, या प्रजातियों की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों के अंदर 10% की कमी आ रही हो, या 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों की संख्या शेष हो, तो इस प्रजाति को वल्नरेबल कहा जाएगा। अगली है नियर थ्रेटन्ड। इसमें प्रजातियों के निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना होती है। फिर आता है लीस्ट कंसर्न। इसमें प्रजातियों को बहुत कम खतरा होता है। ये प्रजातियां अधिक संख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस श्रेणी में प्रजातियों की भविष्य में संकटग्रस्त होने का खतरा नहीं होता। अगला आता है डाटा डेफिशिएंट। इसमें प्रजातियों के बारे में आंकड़ों की कमी से उनकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर अगला आता है नॉन एवेल्युएटेड। इसमें प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का IUCN के संरक्षण मापदंड पर आकलन नहीं किया गया होता है। तो ये IUCN की रेड डाटा बुक की 9 लिस्ट थी। चलिए अब आगे बात करते हैं वनस्पति विविधता या फ्लोरल डायवर्सिटी के बारे में। तो विश्व के सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय दशाओं में भिन्नता के कारण वनस्पतियों में भी भिन्नता देखने मिलती है। भारत में भी इसी दृष्टि से वनस्पति विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब विभिन्न भारतीय वनस्पतियों को उनकी संरचना के आधार पर फ्लोरल डायवर्सिटी को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है संवहनी पौधे या वास्कुलर प्लांट्स और दूसरा है असंवहनी पौधे या नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। नॉन वैस्कुलर में ब्रायोफाइट्स जैसे काई, लीवरवर्ट्स आदि आते हैं, और वैस्कुलर प्लांट्स में भी प्लांट विद सीड्स या बीज वाले पौधे और बीज रहित पौधे सीडलेस प्लांट्स 2 भागों में से डिवाइड किया जाता है। फिर आगे प्लांट विद सीड्स को एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में डिवाइड किया जाता है।
एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिवाइड किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर ये चीज़ देख सकते हैं। अब एक फैक्ट कि भारत में कुल विश्व की वनस्पतियों का 33% भाग भारत में ही पाया जाता है। तो बस आज का लेक्चर इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।